हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, क्लास 12th में हमारा जो यूनिट चल रहा है वो मैग्नेटिज्म है और उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। और इस चैप्टर में आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ाया जा चुका है और बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन भी कराया जा चुका है। आज हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन आपको करवाएंगे। तो चलते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर के, मैग्नेटिज्म यूनिट के बायोट-सेवर्ट लॉ के सेकेंड एप्लीकेशन। तो ये आपका टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, और ये आपने किया था फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन? वो एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये बात पहले दिन से ही क्लियर कर दी गई थी कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जैसे हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉइल, कोई मेटल की रिंग वगैरह, बैंगल जैसी कोई चीज, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सब जगह। लेकिन आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, कॉइल के सेंटर पर। वो हमने करके आपको दिखा दिया था। अब आज जो हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है उसी बायोट-सेवर्ट लॉ का, वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। यानी कि हमारे पास वही सर्कुलर कॉइल है जो पहले थी, यही सर्कुलर कॉइल, इसका ये सेंटर ओ, सेंटर ओ, थोड़ा सही लिखा गया, दोबारा लिख देते हैं। ये सेंटर ओ, और इस सर्कुलर कॉइल का ये था रेडियस स्मॉल ए। जानबूझकर हमने स्मॉल ए लिया था, आर नहीं। और इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना सिखा दिया था। उसका डायरेक्शन भी आपको बताया था और आपको ये बताया था कि हर करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है और वो फेस जिधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो नॉर्थ पोल होता है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। ये देखा था आपने, कहीं से भी आप अपने राइट हैंड में इस रिंग को होल्ड करेंगे और आपका थंब अगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड रहेगी। और इसी की दूसरी तरफ से देखेंगे तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहेगी। ये उसका दूसरा एक डायग्राम आप देख सकते हो। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, तो यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, और पीछे की तरफ से देखने पर इनवर्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड निकल के घूम के पीछे से एंटर होती है। तो इसलिए इस वाले फेस को नॉर्थ पोल बोलते हैं और पीछे वाले फेस को साउथ पोल बोलते हैं, क्योंकि एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल रहता है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू जो कि ये आई थी, ये तो उसका वैल्यू आया था मैग्नीट्यूड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल, और डायरेक्शन भी आपको बताया था। अब आज हमारे पास यही कॉइल है, सेम कॉइल, और उसका रेडियस भी स्मॉल ए ही है। ये मान लें अगर सेंटर, तो ये हो गया कॉइल का रेडियस स्मॉल ए, और उस कॉइल में वही करंट फ्लो कर रहा है आई।
ये एरो से शो कर रहे हैं। बस आपने इस कॉइल को ऐसे सामने से देखने के बजाय साइड पोज में देख रहे हैं, और इस कॉइल के सेंटर से यहां ऐसे एक लाइन बनाई जाए जो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो ये कॉइल का एक्सिस कहलाएगा। सेंटर से पास होने वाली लाइन किसी भी सर्कुलर कॉइल का एक्सिस कहलाता है। इस एक्सिस पर यहां एक पॉइंट है P, ये सेंटर था जो कि ये आपको दिख रहा है। इसी कॉइल को थोड़ा सा टर्न कर दिया है, लगभग 90 डिग्री टर्न कर दो आप, साइड पोज देखो कॉइल का। कॉइल बैंगल जैसी कोई रिंग मेटल की, उसको अगर आप टर्न करके देखेंगे तो ये उसका साइड पोज है। और फिर सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी निकाल लिया था, वो ये है। अब आपको सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, यहां कॉइल के एक्सेस पर बाहर, यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यानी पहले आप एप्लीकेशन समझ लें कि पिछले एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। पिछले एप्लीकेशन में उसी सर्कुलर कॉइल के आपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, और इस एप्लीकेशन में आप उसी कॉइल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो कि उसके एक्सिस पर है, वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यही आपका सेकेंड एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको 2-3 बातें स्पेशली मैं बता दूं। एक बात तो ये कि यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड है, अगर जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है इधर से देखने पर, तो आउटवर्ड होने के बाद वो यहां से ऐसे घूमकर पीछे जाती है। ये आपने इस डायग्राम में देखा ही है। ये कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दी हमने, अगर आप ऐसे रख दें इसी कॉइल को तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलकर ऐसे करके जाएगी। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की एक सर्कुलर, ये बहुत सारी रिंग्स बनेंगी, इसमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंट, डायरेक्शन उसका बताने के लिए आपको टेंजेंट बनानी पड़ती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूं, वो इनमें से यहां पर, हाँ यहां से याद आएगा। ये जो आप देख रहे हो, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज सर्कुलर लूप्स बनते हैं। तो अगर आप इस पूरे किसी भी लूप में इस कंडक्टर को लूप से ज्वाइन करोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लाइन ज्वाइनिंग द कंडक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। उसका रीजन ये है कि कंडक्टर से उस जगह जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वहां तक ज्वाइन करेंगे तो वो एक सर्कल का रेडियस बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कल पर टेंजेंशियल होता है, और टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि कंडक्टर से उस जगह को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से उस जगह यानी उस प्लेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, जिस प्लेस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एंगल हमेशा 90 रहता है। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। अब वापस आते हैं हम अपने एप्लीकेशन पर। बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से अगर आपको किसी भी पॉइंट पर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको उस, जैसे यहां पर भी आपने एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लिया था डीएल, और पहले आपने उस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी डीबी।
ठीक है बात, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है तो इसे इसलिए हटा देते हैं। और वो डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट की थी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती थी। आर होता था उस डीएल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और फिर छोटे टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के बाद आपने पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए उस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट किया था। बायट-सैवर्ट लॉ के हर एप्लीकेशन में आप यही करते हो, पूरे कंडक्टर की वजह से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड आउट करते हैं, पहले उस कंडक्टर में एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं जैसे यहां पर लिया है, और उस छोटे पोर्शन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं जहां पे भी कहा गया करने के लिए, और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे कंडक्टर की वजह से करते हैं। तो यहां पर भी आपको यही काम करना होगा, यहां पर आपको एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेना होगा इस रिंग में डीएल, ये सेम ही रिंग है, उसको थोड़ा सा टर्न कर रखा है, और उस डीएल की वजह से फिर आप इस पॉइंट पी पर फाइंड आउट करोगे मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल से यहां जब आप ज्वाइन करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आपका कहलाएगा आर। मैंने पहले भी बच्चों को बोला था कि नॉर्मली हम कोई भी सर्कल, कोई भी रिंग, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके रेडियस को हम आर से डिनोट कर देते हैं, आर फॉर रेडियस, लेकिन यहाँ स्पेशली मैंने रिंग के रेडियस को आर न लेके स्मॉल ए लिया है। वो इस वजह से लिया था कि अगर आप इस रिंग के, क्योंकि वही सेम रिंग है जिसके सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, उसी रिंग के आप एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो अगर आपने पहले ही इसके रिंग के रेडियस को आर ले लिया होता तो फिर आप इस डिस्टेंस को कुछ और लेने पर मजबूर होते, या फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर का प्रॉब्लम रहता। इसलिए इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आपको याद रखना है कि आपको रिंग का रेडियस तो स्मॉल ए ही लेना है। फिर आप जब सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक्सेस, सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पर यहाँ पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो जो डीएल एलिमेंट्री पोर्शन से पॉइंट पी तक के डिस्टेंस को हम आर से डिनोट कर पाएंगे, और फिर उस छोटे से डीएल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और पूरे रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। बस यहां पर भी इंटीग्रेशन करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले केसेस के मुकाबले, पिछले केस के मुकाबले एक ही हुआ है क्योंकि। तो आप पहले इसका बेसिक चीज ध्यान रख लो कि जो काम आपने यहां पर किया था, यानी फर्स्ट एप्लीकेशन में सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, छोटा सा डीएल लिया था और उस डीएल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जो कि डीवी थी, और फिर उसे इंटीग्रेट किया था, वही काम आपको यहां पर भी करना है। बस फर्क इतना है, यहां पर डीएल से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को आपने आर लेना था, लेकिन आर की वैल्यू ए रखनी पड़ी आपको क्योंकि यहां से डिस्टेंस आपने रेडियस ए मान लिया था। अब आपका ये जो डिस्टेंस डीएल है वहां से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है डीएल से वो आपका आर है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। बस इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ बातें या कुछ स्टेप्स नए करने पड़ेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या हैं वो स्टेप्स जो इंटीग्रेशन के लिए करने पड़ेंगे। बेसिक जो बायट-सैवर्ट लॉ है वो यही है, हमेशा रिंग में छोटा टुकड़ा लें और जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पहले उस छोटे टुकड़े की वजह से निकालनी है, फिर उसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के स्टेप्स हर एप्लीकेशन में अलग है। तो क्या है वो एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन के स्टेप्स, वो आपको भी दिखाते हैं। तो ये आपके पास अब
आपको डायग्राम दिख रहे हैं जो, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे एप्लीकेशन को। सबसे पहले ये आपके पास सर्कुलर रिंग है और इस रिंग का जो रेडियस है, क्या बोला था रेडियस, स्मॉल ए, ये है आपका रिंग का सेंटर और ये है वो पॉइंट P जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और O से ये P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने x ले लिया है, ये O से P तक का डिस्टेंस। और ये dl जो एलिमेंट्री पोर्शन है उससे पॉइंट P तक के डिस्टेंस को हमने बोल दिया है स्मॉल r। और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, यहां लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर, ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन dl। पूरी रिंग में एक छोटा सा टुकड़ा dl ले लिया है, ये दिख रहा है आपको, ये dl। और आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो इस dl की वजह से। कितनी आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आएगी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ। यहां पर लिख देना चाहिए अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये फॉर्मूला आपको बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ाते हुए समझा दिया गया। अब इसी डायग्राम को अगर 3D में देखा जाए तो ये आपके सामने 3D में डायग्राम है और इसे 3D में दिखाने का एक स्पेशल रीजन है। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है। तो जब हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था ये रहा, ये आपके सामने बायोट-सेवर्ट लॉ है और इस बायोट-सेवर्ट लॉ को पढ़ते हुए हमने जब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा लिखा था और फिर फॉर्मूला बनाया था, तो आपको याद दिला दें थीटा एंगल था dl, यानी उस एलिमेंट्री पोर्शन और उस एलिमेंट्री पोर्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में। कहाँ ज्वाइन करती है वो लाइन, जिस जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट और dl को ज्वाइन करने वाली लाइन, dl के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। अब इस डायग्राम से आपको थीटा ढंग से पता नहीं चल रहा है तो आपको ये डायग्राम दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम में देखो, ये जो आपका रिंग है उसमें ये जो dl है वो z एक्सिस पर है और ये जो r है ये है r। dl को P पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन देख रहे हैं, dl को P पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, यानी dl और r के बीच में जो एंगल है वो ये एंगल है, जो इसमें दिखाया नहीं जा सकता। इस वाले केस में इसमें दिखाया जा सकता है। तो आप ये इस प्लेन में dl है और r उस प्लेन से बाहर निकल रहा है, तो dl और r के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यहां पर ये एंगल शो नहीं किया जा सकता। बच्चे इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, जबकि ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल तो r और a के बीच में है।
इसलिए आपको ये एंगल थीटा नहीं लेना है, और डीएल और आर के बीच का एंगल यहां पर शो नहीं हो सकता, ये एंगल ऐसे होगा ये। तो इसलिए इस एंगल को शो करने के लिए ही ये 3D में फिगर दिखाया गया है कि जिस प्लेन में रिंग रखा है आर उस प्लेन से बाहर की तरफ है, और किसी भी प्लेन से बाहर की तरफ निकलने वाली चीज प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको खैर खुद से कन्विंसिंग रीजन पता होना चाहिए, वहां आपको ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना पड़ेगा। जब आप लिखोगे आपके एग्जाम में आएगा डेरिवेशन, और डेरिवेशन में बोलेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, या इससे पिछला भी आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। तो दो ही आपके दोनों केसेस में से कोई जो भी पूछा जाए एक्सिस पर या कहीं पर भी, आपको पहले तो यही लिखना है अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द एलिमेंट्री पोर्शन डीएल इज दिस, और उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कौन सा एंगल है, डीएल और आर के बीच का बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से, और वो 90 डिग्री है। तो देयरफॉर यहां लिख देते हैं देयरफॉर, क्योंकि यहां पर जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी। डीबी की वैल्यू आ गई आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। आई और डीएल ऐसे कैसे रहेगा, साइन थीटा में थीटा अगर 90 रख दें तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होने की वजह से साइन थीटा गायब हो जाएगा, और आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब इससे पिछले केस में बस आपने इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया था, और इंटीग्रेशन क्यों कर दिया था, क्योंकि आपने यहां सेंटर पर जब आपने डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की तो वो सेंटर से नॉर्मली आउटवर्ड आ रही थी, और इस पूरे रिंग में कहीं पर भी आप डीएल ले रहे थे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये था, और डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड था, यानी सब सारे टुकड़ों की वजह से, सारे एलिमेंट्री पोर्शंस की वजह से ओ पॉइंट पर, ध्यान रहे इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था। जब बहुत सारे वेक्टर्स हों, 2, 4, 5, 10, 20 कितने भी वेक्टर, सबका डायरेक्शन सेम हो, तो सारे वेक्टर्स का सिंपल एडिशन किया जा सकता है उनको ऐड करने के लिए। लेकिन यहां आप इस डीबी को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और उसका रीजन ये है कि इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से ओ पॉइंट पर तो जितने एलिमेंट्री पोर्शन पूरे रिंग में होंगे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, लेकिन इस पी पॉइंट पर इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो बाकी सारे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी। मैं आपको रीजन बता देता हूं, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सभी एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से यहां पर है, लेकिन आप यहां पर कहीं पर भी देखोगे तो हर एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड निकल के इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो रिंग के अंदर तो आप जितने ये आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड सभी ऐसे बाहर की तरफ है, लेकिन रिंग से बाहर निकलने के बाद रिंग के एक्सिस पर, रिंग के सेंटर से कहीं बाहर, यहाँ जैसे ये रिंग है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सबका डायरेक्शन देख रहे हो, कुछ का इधर है कुछ का इधर है, हर यहाँ एलिमेंट्री पोर्शन है उनका इस तरफ है, यहाँ जो एलिमेंट्री पोर्शन है उनका इस तरफ है। तो जो हम अब करने वाले हैं कि हम इस डीबी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए डीबी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। ये जो आप डीबी देख रहे हो, इसके ऊपर एरो भी लगा देता हूं मैं, ये इस पी पॉइंट पर इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ऐसा ही एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन यहां पर ले लिया जाए
इसके जस्ट ऑपोजिट, और ये है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इस पॉइंट पर इस छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ। ये वाला आप एरो देख रहे हो, ये इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो नीचे वाला एरो देख रहे हैं ये इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और जितने एलिमेंट्री पोर्शन होंगे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, जैसे ये दिखाया, ये इधर ये इधर। तो अब आपको क्या करना है, आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हैं, इनको आपको रिजॉल्व करना है। और वो रिजॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूं। रिजॉल्व करने के लिए मैं यहां पर इनको हटाता हूं और यहां पर एक लाइन बनाते हैं और यहां पर एक लाइन बनाते हैं, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फाई, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फाई। और ये जो आप एरो देख रहे हो ये है dB, तो ये वाला कंपोनेंट होगा, ग्रीन कलर से लिखता हूं, dB cos फाई, और ये कंपोनेंट होगा dB sin फाई। ठीक उसी तरह ये नीचे वाला dB भी रिजॉल्व होगा, तो यहां वाला कंपोनेंट होगा dB cos फाई, और ये कंपोनेंट होगा dB sin फाई। और फिर आप गौर से देखोगे तो इस एलिमेंट्री पोर्शन और इस एलिमेंट्री पोर्शन की जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं dB और dB, उनके cos कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, लेकिन दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स के साइन कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में। इससे पहले आपने यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी किया था। जिन बच्चों को नहीं याद है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो टॉपिक देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग। तो अब आपको जब कहा जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट रिंग, तो B निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करोगे dB का नहीं, dB sin फाई का। क्योंकि जब आप इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करोगे तो उनके cos कंपोनेंट अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन होने की वजह से प्लस हो जाएंगे। तो सारे dB sin फाई को जब आपको प्लस करना पड़ता है, यानी कंबाइन करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आप सारे dB sin फाई का इंटीग्रेशन करते हो, जिसमें से dB का वैल्यू आप यहां से आसानी से पुट कर सकते हो। ये रहा dB का वैल्यू, और sin फाई का वैल्यू पता लगाने के लिए आपको तरीका अभी बताया जा रहा है। sin फाई का वैल्यू पता लगाने के लिए सबसे पहले समझ लें कि ये एंगल भी फाई होगा। अब ये एंगल फाई क्यों है उसका रीजन आपको बता दें। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो लाइन जॉइनिंग R है और dB, इनके दोनों के बीच का एंगल ये 90 डिग्री है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उससे जब आप उस पॉइंट को ज्वाइन करते हो जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लगती है टेंजेंशियली, और ये चीज, ये जो आर होता है, ये उस सर्कल का रेडियस होता है जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये 10th क्लास में टेंजेंट टू अ सर्कल चैप्टर में पढ़ाया गया। तो ये आर और ये डीबी एक दूसरे के 90 डिग्री होना है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी की वजह से। और अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल फाई है, तो आप देखो ये जो आप dB cos फाई वाला डायरेक्शन देख रहे हो, ये वाला, ये इस x के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इस पूरे 90 डिग्री में से इधर से फाई माइनस करते हो तो ये बचता है, और इधर से पूरे 90 डिग्री में से फाई माइनस करो तो यही बीच की चीज बचती है। तो यानी इस पूरे में से फाई माइनस करेंगे तो भी ये बीच का एंगल बचेगा जहां पर मैंने टिक मार्क लगाया, और इस पूरे 90 यहाँ से 90 में से फाई माइनस करेंगे तभी बीच का, यानी बीच का कॉमन है। ये कॉमन चीज में फाई ऐड कर रहे हैं तो भी 90 आ रहा है, ये इसी कॉमन चीज में फाई ऐड कर रहे हैं तो भी ये पूरा एंगल 90 आ रहा है। मैं दूसरे कलर से भी दिखा देता हूं। ब्लैक से दिखा देता हूं। ये तो ये जो ब्लैक से ये एंगल बना है ये 90 है, और ये वाला एंगल भी 90। इस 90 में से ये फाई माइनस करते हैं तो बीच में आता है, और इस पूरे 90 में से ये फाई करते हैं तो बीच में आता है। तो ये दोनों एंगल फाई, यानी इस बीच वाले में फाई ऐड कर रहे हैं तो पूरा 90 बन जा रहा है, और इस बीच वाले में फाई ऐड कर रहे हैं तो ये भी पूरा 90 बन जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये दोनों एंगल बराबर होने की वजह से ये भी फाई है तो ये भी फाई हुआ, तो इस ट्राइंगल में साइन फाई, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल में साइन फाई की वैल्यू, फाई अगर ये एंगल है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। साइन फाई की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी स्मॉल a बाय r। स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड r इज द डिस्टेंस, ये वाला जो कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। मैंने जिस ट्राइंगल के अंदर साइन फाई लिखा है उस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो अब आपका dB का वैल्यू यहां से पुट हो गया और साइन फाई का वैल्यू a बाय r आ गया। आपने उन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करना है और फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है। मैं सॉल्व करके बच्चों को दिखाता हूं। यहां लाइन खींच देता हूं मैं। देखें, b निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं dB साइन फाई का, dB की वैल्यू रख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई a बाय r। और अब आप इंटीग्रेशन साइन से जो जो चीजें बाहर निकाल सकते हैं वो बाहर निकाल लें। तो इंटीग्रेशन साइन से और करके लिख देता हूं, बाहर निकलेंगी क्या क्या चीजें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और स्मॉल a, और डिनोमिनेटर में यहां पर r स्क्वायर इंटू r क्यूब, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचेगा dl। सब चीजें बाहर आ गई सिवाय dl के, क्योंकि dl ही वेरिएबल है, बाकी हर चीज कांस्टेंट है। रिंग में फ्लो करने वाला करंट भी, रिंग का रेडियस भी, और r dl से यहां तक का डिस्टेंस भी फिक्स है। अब आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो फाइनल फॉर्मूला देख लें जरा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a अपॉन r क्यूब, एज इट इज है। dl इस रिंग का छोटा सा टुकड़ा है, और रिंग का छोटा सा टुकड़ा dl है, तो dl के इंटीग्रेशन मतलब सारे टुकड़ों को ऐड कर दें। तो पिछले
लेक्चर में भी बताया था, सारे डीएल्स को ऐड करेंगे तो रिंग का सरकमफ्रेंस बन जाएगा। ये आपका रिंग का सरकमफ्रेंस बन गया। और अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहां पर आपको लिखकर बता देते हैं। ये B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और I तो है ही साथ में 2 पाई A मल्टीप्लाइड बाई A होगा, तो I मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई A स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में R क्यूब है। अब जरा यहां गौर से देखें, इसी ट्राइंगल में जिसमें आपने साइन फाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसमें स्मॉल आर हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हम यहां लिख सकते हैं वेयर स्मॉल आर की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्मॉल आर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अब आप इसको यहां पर वैल्यू जब आप पुट करोगे तो देयरफॉर ये जो b होगा उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर साथ में I डिवाइडेड बाई स्मॉल r की जगह जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा स्क्वायर रूट हटाएं तो पावर 1/2 हो जाएगी। ऑलरेडी यहां 3 है ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस कंप्लीट की पावर 3/2। ये आपके पास वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई कहां पर, इस P पॉइंट पर। ये P पॉइंट रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। ठीक है बात, ये आपको फॉर्मूला डिराइव करना है जो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। और इस फॉर्मूले को डिराइव करते हुए क्या चीज याद रखनी है कि बायोट-सैवर्ट लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, पूरे रिंग में पहले एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन डीएल लेना है, और उस डीएल की वजह से पहले आप सेंटर पर निकालते थे, अब की बार पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और फिर जब आप उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से पहले उसे रिजॉल्व करके ये देखा गया कि हर टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। सेंटर पर सबकी वजह से सेम था, सब एलिमेंट्री पोर्शंस की वजह से, लेकिन पी पॉइंट पर हर एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से अलग अलग डायरेक्शन है। तो रिजॉल्व करने पर कॉस कंपोनेंट्स कैंसिल हो जा रहे हैं और साइन कंपोनेंट्स सबके एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आपको पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को, इन छोटे टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करने के बजाय उस टुकड़े के, उस मैग्नेटिक फील्ड के साइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना, और साइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी।
अब आपके लिए हालांकि ये आर्टिकल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए बच्चों को कि ये अब फॉर्मूला डिराइव किया है, इससे आप सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हो। कि अगर आपको ये पहले से पता है और आपसे बोला जाए सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सेंटर पर इस फॉर्मूले की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये पी पॉइंट जब सेंटर पर लेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो इसी फॉर्मूले में अगर एक्स की जगह आप 0 रख दें, जो कि सेंटर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है, तो आपका जो आंसर आएगा वो वही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो आपने सेंटर पर फाइंड आउट कर ली थी ऑलरेडी। और इसी का दूसरा स्पेशल केस है कि अगर ये पॉइंट पी वेरी वेरी फार अवे हो, तो जब आपका पॉइंट पी वेरी वेरी फार अवे होगा तो एक्स की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगी, तब आप ए को एक्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दोगे। ये ए को एक्स के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करने पर क्या होता है, ये भी आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया जा चुका है। तो ये दोनों स्पेशल केसेस आपको अपने आप लिखने हैं, नोट्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन फिनिश होता है बायोट-सेवर्ट लॉ का। इस साल के बोर्ड के सिलेबस में यही 2 एप्लीकेशंस हैं। थर्ड एप्लीकेशन इस बार हटा दिया गया है, जो कोर्स रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से, बट थर्ड एप्लीकेशन आपको करवाया जाएगा इसलिए क्योंकि उस एप्लीकेशन पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर में। बायोट-सेवर्ट लॉ की तरह ही एम्पेयर सर्किटल लॉ भी एक क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव एम्पेयर सर्किटल लॉ। वो प्रूव करने के लिए आपको वो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ना ही पड़ता है। यानी भले ही उसे एग्जाम की तरह तैयार न करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रैक्टिस न करें, लेकिन उसकी जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूव करना नहीं आएगा। तो खैर वो डेरिवेशन या वो एप्लीकेशन थर्ड वाला आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दिया जाएगा। बस थर्ड एप्लीकेशन और एम्पेयर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशन, फिर ये चैप्टर फिनिश है। अब छोटी छोटी चीजें ही बाकी हैं बस। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब बच्चों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।